मास्को दारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल ढाना। आज मैं बातचीत कर रही हूँ तुषार गुप्ता के साथ। इनको मैंने कल सुना कल की परसों सुना मैंने इनको एनडीटीवी पे। इतनी वेहेमेंटली बात कर रहे थे अबाउट धुरंधर जैसे इन्होंने फ़िल्म बनाई हो और ये उसके पीआर मैनेजमेंट ये मैनेजर वो हों और ये करके। तो हाय तुषार। हाय हाय हाय। तुषार मुझे पहले तो आप ये बताओ मैं आपको सुन रही थी धुरंधर पे आप लगे थे इतना ऑटो था। तो मुझे 5 पॉइंट्स दो कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है। पॉलिटिसाइज़ प्रोपेगेंडा और साथ में ठीक है हर पॉलिटिकल पार्टी करती है करती थी पर बहुत इसमें बहुत ज्यादा कई चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी बट आई एंजॉयड द फिल्म एंड लव्ड इट इट्स माय काइंड ऑफ फिल्म तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे ऑपोजिशन को बताओगे जो बोल रही प्रोपेगेंडा। नहीं, मैं ऑपोज़िशन को बताऊँगा ही नहीं। मुझे उनको बताना ही नहीं है, मुझे लोगों को बताना है। ऑपोज़िशन सुनना नहीं चाहता। ऑपोज़िशन का बस चले ऐसे मूवीज़ कभी बने ही नहीं। ऑपोज़िशन वांट्स मूवीज़ लाइक पठान और टाइगर और ऑल दैट नॉनसेंस where Raw and ISI agents are doing romantic duets in the Swiss Alps. That's nonsense. आप मुझे बता दो ना कि आप दिखा रहे हो एक मूवी में Raw and ISI together working in the Middle East to rescue something. What I like about this movie, you asked 5 points. So let's point number one is it's rooted in reality, and that is what people have also discovered. They are now going back to 2010s and they're rediscovering the headlines from those days. They have discovered the real life characters which have inspired this movie. तो पहली चीज तो this is inspired from real life. Propaganda वो होता है जब आप fiction बेचते हो as truth. अब fiction ये है कि Roy and ISI can be friends. Fiction ये है, उसको किसने propaganda नहीं कहा, ठीक है ना? वो जो एक spy wars चल रहा है mainstream बॉलीवुड में, उसको किसने प्रोपेगेंडा नहीं कहा, पर क्योंकि ये रियलिटी में रूटेड है, इट शोज पाकिस्तान एज इट इज प्रोपेगेंडा टू मेनी। सो पॉइंट नंबर वन ये। पॉइंट नंबर टू, इट केटर्स टू द इंडियन ऑडियंस फर्स्ट। लोग ये बात भूल जाते हैं, बॉलीवुड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बेनिफिट दे केटर टू द 250 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान ऑल्सो। उनका मार्केट का आइडिया वो रहता है कि हम मिडल ईस्ट, गल्फ, पाकिस्तान के लोगों को भी केटर करें, विच गिव्स देम 350-400 million more people to cater. Dhurandhar doesn't care about all that. It tells the story the India way. So one other good thing about it. Number three, it deals with real world terrorist events that occurred in India, which are very disturbing and across का। वाजपेयी जी के टाइम हाईजैकिंग हुई, पार्लियामेंट अटैक हुआ, 2611 कांग्रेस के टाइम वो सबके साथ डील कर रहा है, सबके आउटकम्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उनके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी, एक पॉलिसी में जो लेटेंसी थी हमारे यहाँ वो क्यों थी, वो सब डील करता है। पॉइंट नंबर फोर, द म्यूजिक, द परफॉर्मेंसेस, ऑल ऑफ इट इज फैबुलस। इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट्स नॉट डन फॉर द सेक ऑफ इट। ये उन एक्टर्स का काम नहीं है जो 15-20 दिन में एक पिक्चर बना के उसको चिप्स के पैकेट की तरह रिलीज कर देते कि देखते रहो, ये नहीं तो दूसरा फ्लेवर, नहीं ये तो तीसरा फ्लेवर। वो चीज नहीं, देयर इज जेन्युइन कमिटमेंट टू द मूवी मेकिंग फ्रॉम द डायरेक्टर टू इवन अ जूनियर आर्टिस्ट। यू टेल मी व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि किसी का एक लाइन हो मूवी में, एक या दो लाइन हो, जैसे सेकंड पार्ट में एक लाइन बहुत वायरल हो रहा है इंटरवल के टाइम का। पीपल हैव एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंसेस फॉर व्हाट दे आर, राइट? सो यू हैव टू टेक ऑल दिस इनटू अकाउंट। नंबर 5, इट्स पिसिंग ऑफ द लेफ्टिस्ट इन इंडिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस दिन एनडीटीवी पे था, अरफा कह रही है इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है इस मूवी से, हमारी यूनिवर्सिटीज को ऐसा दिखाया जा रहा है, वैसा दिखाया जाए। अरे भाई, अल्फला यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है? 3000 किलो आरडीएक्स और अदर एक्सप्लोसिव जहां से मिलते हैं, उनको कोई मूवी की जरूरत है इंडोक्ट्रिनेशन की? प्रॉब्लम यही है, जो एक एक गंगा जमुना या अमन की आशा वाला तमाशा जो इस्टेब्लिश हो रखा था ना कन्वेंशनल मीडिया में, दिस मूवी destroys all those notions and it takes inspiration from real world events. That is why I love this movie, because I am a fan of espionage movies. I love reading spy thrillers. मतलब बचपन से मुझे शौक है ना, जॉन ले कार्के की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं वो बहुत पढ़ता हूँ, एंड ऑल ऑफ देम आर रूटेड इन रियलिटी। लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, मैं कहता हूँ आर्गो मूवी आई थी बेन एफ्लेक की, अभी क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर आई थी, स्टीवन स्पीलबर्ग की पर्ल हार्बर आ चुकी है, सेविंग प्राइवेट रायन इज अनदर बिग मूवी, ठीक है? यू हैव सो मेनी मूवीज टेलिंग द अमेरिकन स्टोरी द अमेरिकन वे। उनको तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कहता, उनको अकेडमी अवार्ड्स मिलता है तो यहाँ बैठ के सब लोग ऐसों की वाहवाही करते कि अरे देखो क्या मूवी है, क्या है, ये है वो है। इफ एन इंडियन इज टेलिंग द इंडियन स्टोरी, व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम? एक कह रहे बहुत वायलेंस है मूवी में, तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान में फूल पताशे बिताए हर रोज? दोस पीपल एग्जिस्ट ईदर टू किल अदर्स और टू किल देमसेल्व्स बाय देयर ओन फूलिशनेस। पाकिस्तान कोई ऐसा तो है नहीं कि पीस का देश है या शांति अमन का देश है। इट्स अ वायलेंट स्टेट, इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। दे हार्बर पीपल लाइक ओसामा बिन लादेन। हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पागल हो रहे हैं कि आप पाकिस्तान को ऐसे नहीं दिखा सकते। वही मैंने उस दिन एनडीटीवी पे कहा, अगर आपको ज्यादा पता है कि पाकिस्तान कैसा है, जाओ पिक्चर बना लो। आपको ज्यादा अकल है कि टेरर फाइनेंसिंग कैसे होती है, आप जाओ पिक्चर बना लो। अब ये लोग मतलब आप बेवकूफी देखो, डायरेक्टर कह रहे हैं देखो टेरर फाइनेंसिंग ऐसे होती है फेक करेंसी के तरीके से, देखो डीमोनेटाइजेशन
डिमोनेटाइजेशन के 1 महीने बाद ऐसे एक आदमी था, वो गिर के मरा भी था। तो मैंने वही इवेंट मूवी में दिखा दिया, फिक्शन और नॉट फिक्शन। ये अलग से आ रहे हैं कांग्रेस वाले या लेफ्ट। हमें पता है टेरर फाइनेंसिंग कैसे होती है, हम बताएंगे। उसमें फेक करेंसी नहीं होती। मतलब दिस इज स्टुपिडिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अच्छा ये धुरंधर को तो आपने बहुत अच्छे से डिफाइन मुझे भी आई जस्ट फेल इन लव विद धुरंधर 1 एंड 2 आई एम आल्सो सपोर्टिंग इट आई एम आल्सो यू नो पीपल आर आर्ग्यूइंग विद मी आई एम आल्सो विद माय ओन पॉइंट्स और विद माय ओन अक्ल मैं भी अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ। अच्छा ये जो वॉर हो रही है इसमें कह रहे हैं ट्रम्प हैज सेड सीज फायर होगा बट ईरान हैज नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट एंड दे सेइंग दैट पाकिस्तान टर्की एंड इजिप्ट आर गोइंग टू सी टू इट वो मीडिएट करेंगे और सब करेंगे। आपको लगता है इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये कल हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया की बेवकूफ़ी थी। मैं यही अभी किसी से डिस्कस कर रहा था कि अब 2 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं दैट डिफिकल्ट टाइम्स अहेड ऑफ अस। ही हैज़ फार मोर इंटेलिजेंस, फार मोर लिटरेचर विद हिम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। 5 बजे ट्रम्प का एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है, उस पे मार्केट्स रिएक्ट करती है। आप पोस्ट की टाइमिंग देखो ना, अमेरिकन मार्केट्स जस्ट ओपन अराउंड देम। आफ्टर दैट द मार्केट्स गेन्ड सिग्निफिकेंटली, जिसको अपना प्रॉफिट बनाना था, प्रॉफिट बना के निकल लिया। एंड एन आवर आफ्टर दैट ईरान से हमने तो कोई बात करी ही नहीं, और रात को ईरानियन साइड का ट्वीट भी आ जाता कि नहीं किया। सो दिस वाज मोर अबाउट प्लेइंग द मार्केट्स। दूसरी चीज, आई डोंट सी एन एंड टू दिस वॉर एनी टाइम सून। आई मीन देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स ऑफ यूएस मरीन्स मूविंग टुवर्ड्स ईरान, एंड इसने जो 5 दिन का एक्सटेंशन दिया है ट्रम्प ने कि 5 और दिन बाद हम पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे, दैट आल्सो शुड बी सीन इन द context of when the marines are actually landing around Iran. So that is also another thing. So I don't see it ending anytime soon. और ये mediation Pakistan mediate करे, Pakistan is no position to mediate. They might be talking to factions in Iran that every country is, even we are talking to the leadership of Iran, that's okay. But to say कि पाकिस्तान बैठ के सुलह कराएगा, that's an exaggeration. ये पर एक्सपोर्ट रेमिटेंस और मतलब एक्सपोर्ट का रेमिटेंस का सबका नुकसान होगा और ये वर्ल्ड वाइड होगा, सबको ही होगा, सिर्फ इंडिया को नहीं होगा। अच्छा, मैं यही मैं कब से समझा रहा हूँ। कांग्रेसियों का क्या है ना, वो बैठ जाते हैं कहीं पे भी डिबेट में और बोलते देखो हमारा नुकसान, छाती पीटने लगेंगे, हमारा नुकसान, हमारा नुकसान। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आप कहोगे उसका क्या लेना देना है मिडल ईस्ट से या वेस्ट एशिया की वॉर से। बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर दे हैव अ फर्टिलाइजर शॉर्टेज एंड दे कैन नॉट ग्रो व्हीट इन दिस सीजन, गेहूं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चाइना के इस महीने 2 फ्यूल प्राइस हाइक आ चुके हैं। जापान, अ वेरी एडवांस्ड इकोनॉमी, अ वेरी एडवांस्ड कंट्री, इज डिपेंडेंट फॉर crude. 90% of its crudes pass through that region. So when people say ना how India की कैसे dependency है, how India का crude ऐसे क्यों आ रहा है, it's true for every country. साउथ कोरिया ले लो, ताइवान ले लो। मैं ये भीख मरे देशों की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मैं कंपेयर नहीं करूंगा इंडिया को। But you look at advanced economies, we are still an emerging market economy, but look at the advanced economy, they all have a problem. European nations have a natural gas problem, there is an inflation problem. So it's a global crisis, and यही ईरान ने सक्सेसफुली मैनेज किया है। If you want to ask me who has inflicted more damage on this war, it's actually the Iranian side. If you look at the economic cost of the war, they have weaponized the world economy. अब मतलब ऐसा हाल हो गया कि आज भी जैसे हमारे 2 vessels आ रहे हैं हॉर्मुज क्रॉस करके, from what I have just read early this morning, we are now celebrating a single ship passing through the Hormuz. Things are that bad, ठीक है ना। एंड दूसरी साइड पे ट्रम्प है, वो क्या पोस्ट करता है, क्या लिखता रहता है। One day he is saying we have great talks, second day he says I'm going to bomb them off the map of the world. He is making no sense. But economic losses जो होते हैं वो tangible होते हैं। आपको आपके घर पे एलपीजी का शॉर्टेज महसूस होता है, आपको आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा महसूस होता है, ठीक है ना। तो वहां ईरान हैज एक्चुअली नेल्ड द American and the Israeli side, and they weaponize the world economy. And that is where the trouble is. And why didn't PM say कि he passed a statement that जैसे कोविड के टाइम की तैयारी कर लो, मतलब वैसे करिए। What आप एक बात समझो, हम कितना भी एलपीजी एलएनजी का प्रोडक्शन बढ़ा लें इंडिया में, हम कितना भी डाइवर्सिफाई कर लें, क्रूड हो गया, एलपीजी एलएनजी के इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई कितना भी कर लें, हम 27 से 47 देशों पे चले जाएं, वी डू व्हाटएवर वी कैन, एट द एंड ऑफ द डे द हॉर्मुज नीड्स टू ओपन अप। दैट इज द बेसिक मैथ। आप प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हो, ठीक है, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, आप रशिया से क्रूड ले आ रहे हो, महंगा तेल ले रहे हो, सब कुछ ठीक है। आप फिस्कल डेफिसिट पे भी हिट ले लोगे क्योंकि आप किसानों के लिए फर्टिलाइजर सस्ता कर रहे हो, व्हाइल इन द वर्ल्ड मार्केट इट रिमेन्स एक्सपेंसिव। ऑल दैट इज फाइन, बट द मैथ, द इकोनॉमिक मैथ इज दैट द हॉर्मुज हैज टू ओपन अप। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दैट, एंड आई थिंक द वे द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो एनालाइजिंग दिस वॉर, ही सीज नो एंड टू इट। बिकॉज सी अभी क्या हो रहा है ना, एवरीवन इज बाउंसिंग फ्रॉम वन आवर टू द नेक्स्ट। अभी हॉर्मुज से 2 वैसे लाएंगे, लोग कहेंगे थिंग्स
नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना? अभी ट्रम्प का एक ट्वीट आएगा, लोग कहेंगे अरे वॉर का एंड गेम शुरू हो गया, नहीं शुरू हो रहा, राइट? सो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स दैट द Hormuz disruption could last longer, and yes, there are going to be troubles. I was in Chennai on Sunday, and I was going around a very prominent area, and I saw restaurants operating with limited menus. अभी किसी ने उत्तराखंड में मुझे बताया कि बद्रीनाथ, चार धाम आप जब जाते हो, रास्ते में बहुत छोटे-छोटे वो वेंडर्स होते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, खाना बेचते हैं, इतने श्रद्धालु आते हैं, उनका बिज़नेस हिट हो रहा है, अब सबका हो रहा है। अब इसमें किसी की गलती नहीं है, हम तो स्पेक्टेटर बन गए ना। वी आर इम्पैक्टेड कॉन्सिक्वेंशियली, दिस वी आर नॉट अ स्टेक होल्डर इन दिस वॉर। कुछ लोग ये बोलते हैं, देखो हमने ईरान के खमेनी की डेथ कंडेम नहीं करी तो इसलिए हुआ। ईरान टुडे इज अटैकिंग दोज नेशंस विद व्हिच इट हैज डिप्लोमैटिक एंड ट्रेड टाइज। वो कतर, बहरीन, ओमान, यूएई सब पे हमला कर रहा है। तो दे हैव बीन थ्रेटन्ड विद एन एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अब वो जो करना चाहे करेंगे, एंड दिस इज अ वॉर where there is no clear defined objective, there is no defined scale of operations, and there is no defined exit strategy. ट्रम्प और इजरायली लड़ रहे हैं, लड़ किस ले रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना। एक दिन खबर आती है न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है, अब हमारा कोई काम नहीं है, दूसरे दिन हम फिर उनको बॉम्ब करेंगे। इट्स जस्ट सोशल मीडिया एंटिक्स जो आ गए ना इस वॉर में, पूरी सुपिट लग रही है। हाँ, तुषार, सब लोग एवरीबॉडी वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कि उसकी प्राइस तो बिल्कुल हिलेगी नहीं। इस मौके पे तो गोल्ड और सिल्वर भी कम होगी, प्राइस भी कम ये थोड़ा बहुत वियर्ड है। आई थिंक गोल्ड इज बीइंग सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट। कल मैं एक दो मीम्स भी देख रहा था कि जो लोग 4 लाख पे सिल्वर लेकर आए थे उनका क्या ही लग रहा होगा। बट अगेन विद गोल्ड एंड सिल्वर आई ऑलवेज से दिस, होल्ड देम। सोना और चांदी ऐसी चीज है, आप उसको जितना होल्ड कर सकते हो करो, इवेंचुअली वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना? तो इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। बट हाँ, दिस इज एक्चुअली वियर्ड, द मार्केट्स आर टैंकिंग। आई डोंट नो व्हाट पीपल आर रियली होल्डिंग इफ दे आर नॉट इवन होल्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर। दैट्स एक्चुअली वियर्ड। अच्छा, जो राहुल का रिएक्शन था आपने देखा कल? आई थिंक ही इज इन बैंगलोर, वेयर इज ही? He was in, he was in Gujarat yesterday. गुजरात, सॉरी, हाँ, गुजरात। Hmm. तो कभी कहीं घूम रहा होता है, मतलब वो पार्लियामेंट में नहीं होता है, हर जगह होता है। तो उसका जो रिएक्शन था मोदी जी की स्टेटमेंट पे, वो कहीं और ही बात को ले गया। सच ए सीरियस इशू। में बाकी सब कंट्रीज के ऑपोजिशन को देखती हूँ, जब ऐसे क्राइसिस आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो दे वो पीछे बैकिंग करते हैं गवर्नमेंट की। आई थिंक हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या है। आई थिंक अगर राहुल वाज नॉट हेडिंग आउट, नॉट टेकिंग द कांग्रेस वेयर इट्स गोइंग, तो आई थिंक वहाँ पे अगर शशि थरूर और मनीष तिवारी ने तो पीएम को बैक करा है, और उनके स्टेटमेंट की भी लाइक दे सेड ना कि हाँ, स्टेटमेंट सही है, व्हाट इज डूइंग। व्हाट अबाउट राहुल? मतलब उसने वो स्टेटमेंट को कहाँ एक IRGC ईरान में है, एक IRGC इंडिया में है। मैं उसको कहता हूँ इटालियन राहुल गांधी कांग्रेस, IRGC, ठीक है? उनको दे आर जस्ट यूजिंग दिस ग्लोबल क्राइसिस टू रन अ पॉलिटिकल शराड अगेंस्ट मोदी। ये हमारे देश की बहुत बदकिस्मती है। आप चाइना देखो, आप अमेरिका देखो, टू एक्सट्रीम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक डिक्टेटरशिप है, एक लिबरल, पॉलिटिकली स्पीकिंग। बट whenever there is a crisis like this, there is bipartisanship, or the entire country is rooting behind the leadership. In case of China, हमारे यहाँ ये निकम्मापन है कि देश के साथ नहीं खड़ा होना है। कांग्रेस चाहती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट के फिल्टर से चले, वो संभव नहीं है। वी कैन नॉट फॉरगेट द काइंड ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक टाइज वी हैव। द यूएस में कल्चरल भी बोलूंगा, हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है वहां पर। अब हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज जो है इजराइल के साथ, डिफेंस में हम कैसे भूल जाए? ईरान से तो हमने तेल खरीदना 2018-19 में ही बंद कर दिया था, व्हेन देयर वर सैंक्शन। तो अभी सब कहते हैं ईरान ईरान, ये ईरान वो, दैट इज ऑल जस्ट केटरिंग टू द माइनॉरिटी वोट बैंक। समाजवादी पार्टी, आरजेडी के लीडर आके बोल रहे हैं कि अरे आपने ईरानियंस को कंडेम नहीं किया। दे डोंट केयर अबाउट ग्लोबल क्राइसिस। रीजनल पार्टीज को ग्लोबल क्राइसिस में पैसे का इंटरेस्ट नहीं है। दे जस्ट वांट टू पुट अप दिस होल कैटरेट बिफोर देयर माइनॉरिटी वोट बैंक। तो आजकल कह रहे हैं कि अरे वहां से आपको पता है शिप नहीं पास हो रही है, तो हमारा वो तेल कैसे आएगा, तो गैस कैसे, एंड पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, वो सच्ची में ऐसी बातें करते हैं। बिकॉज़ अगर आप जमीन पे बात करो लोगों से, वो भी ऐसी बातें करते हैं जो ये लोग करते हैं। नहीं, तबाक तो बिकता है ना, इन निकम्मेपन में ये पैनिक में फैलाते हैं। और देखो, सरकार खुद कह रही क्राइसिस है, बट सब सरकार सप्लाई साइड पे तो चीजें मैनेज करे थी। अब कोई एक की जगह 4 सिलेंडर लेने पहुंच जाए किसी दुकान पे एक नॉर्मल डे पर भी, फिर तो प्रॉब्लम होगा ना। कोई इस बात से मना नहीं कर रहा है कि देयर इज अ सीरियस क्राइसिस। सब समझा भी रहे हैं क्राइसिस क्यों है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हॉर्मुज नीड्स टू ओपन अप, वरना बहुत प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। प्रधानमंत्री लोकसभा में कह रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये डर फैलाते हैं। अगर आप हाँ, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब दिल्ली में वो हुआ था डेल्टा वेव के दौरान, पूरा एक
सिनेरियो जो हुआ था, कितना डर फैलाया गया था, कितनी टिप्पणियां कर दी गई थी, कैसे-कैसे आर्टिकल्स छपे थे उस टाइम पे 2021 में। सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने क्या इवेंचुअली देखा, दैट इट वाज़ अ मैन्युफैक्चर्ड हिस्टीरिया। सो इट्स द सेम थिंग अगेन एंड दिस इज आवर अनफॉर्चुनेट रियलिटी। इंडिया इज वेरी, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वे दैट वी have to fight the world also and we have to fight our own people also every time there is a crisis. मतलब आज Democrats and Republicans, you know, they might have their differences with Trump within the party or, you know, against him. They're standing with him for American interest. हमारे यहाँ मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करने गए थे, यही वो सोशल मीडिया के छुछुंदर थे जो कह रहे थे डी एस्केलेट, है ना? हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं नहीं, अगर तुम आतंकवाद का भी जवाब देने जा रहे हो एक मिलिट्री वे में, डी एस्केलेट करो। क्या उम्मीद रखोगे आप इनसे ऐसे टाइम पे? निकम्मापन है इस देश में और कुछ नहीं है। अच्छा, तुषार, कांग्रेस बहुत कंप्लेन करती है कि हमने ओपनली कंडोलेंसेस नहीं दी खमेनी के लिए, हाँ? पर आप मुझे एक बात बताओ, हमारे प्रेसिडेंट ने वहां पे बात करी ईरान के We spoke to the Iranian president, yes. Our prime minister spoke to the Iranian president, yes. हमारे प्रेसिडेंट ने भी आई थिंक करा, फिर हमने उनका फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है इंडिया में, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने वे में मोदी जी ने जो करना था करा है, पीछे पड़ गए हैं, पर ये क्यों शो कर रहे हैं कि इंडिया ये क्योंकि ये माइनॉरिटी वोट बैंक को कैटर करना है ना, अपने माइनॉरिटी वोट बैंक को, उनके आगे ये बार-बार मैं यही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस रीजनल पार्टीज they don't care about Khamenei. Don't think that they are very loyal to Khamenei or they care about him. They want to put up a show to their own minority vote bank in India कि देखो हमें कितनी चिंता है, हम यहूदियों के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिकन्स के खिलाफ खड़े हैं. Try to understand their electoral psychology also. This is a show they are putting up for minority voters in India. कारगिल में याद है ना आपको कैसे प्रोटेस्ट निकले थे, शिया प्रोटेस्ट फॉर खमेनी, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है। आपको लगता है कि जो कांग्रेस कर रही है आजकल एंड वेरी ओपनली दिख रहा है उसका ना इन द फेस हो रहा है कि वो जितना मुस्लिम कर रही है माइनॉरिटी में, आपको लगता है वोट शिफ्ट होगा एसपी और कांग्रेस की तरफ? I always say I give credit to the Muslims of India, very honestly. They are far more smarter, organized, and strategic when it comes to voting than all Hindus put together. They're very, very smart. And I say this without any sarcasm, without any disrespect. अब भाई वो करते हैं smartly vote तो करते हैं और on a given day they look at the candidate, they'll do their own calculations, but at the end of the day their objective would be to defeat the BJP candidate. अब उसके लिए वो कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएं, समाजवादी कैंडिडेट को जिताएं या आरजेडी को. Their loyalty is not driven by party. In a given assembly, it can be true that Congress gets 5% of the Muslim votes, while in the neighboring constituency it gets 50% of it. तो उस मामले में बहुत strategic है वो. उनका वोट कहाँ जाता है वो मैटर नहीं करता, पर उनका वोट जहां भी जाता है इकट्ठे जाता है, एक मत में जाता है, एन ब्लॉक. सोच समझ के वोट करते हैं, सोच समझ के। हाँ, स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं. अच्छा, अब आप मुझे बताओ क्या होने वाला है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, इस बार मीडिया ज्यादा दिखा नहीं रही है कि वायलेंस हो रहा है बहुत वहां पे. लाइक आई रिमेम्बर लास्ट इलेक्शन तो एक दिन में 5-5 कोई पेड़ पे लटका दिया किसी को, कहीं किसी की माँ को मारा, कहीं तो बहुत कुछ हो रहा था. और women were suffering and men were being killed, young boys were being killed, and इस बार इतना कुछ मीडिया नहीं दिखा रही. ये हो नहीं रहा है सच में कि मीडिया नहीं दिखा रही कि सेंट्रल फोर्सेस है वहां पे, उससे रखा हुआ है? एक तो सेंट्रल फोर्सेस है, दूसरी चीज अभी तक कैंपेनिंग इतनी हीट अप नहीं हुई है. वी आर स्टिल इन मार्च, मई में इलेक्शन, अप्रैल मई में इलेक्शन है. पिछले कुछ इलेक्शन अगर आप देखो वोटिंग से 10 दिन पहले हीट अप होने शुरू होते हैं, तो अभी वी स्टिल हैव दैट टाइम. तीसरी चीज सब वेस्ट एशिया पे फोकस्ड है मीडिया में, ठीक है. चौथी चीज बीजेपी भी इस बार थोड़ा शांति से, मतलब not shanti is not the word I'm looking for. It's running a very Treading carefully, very under the radar kind of a campaign चला रही है. Under the radar, काफी loud campaign नहीं चला रही. That's what I mean. जैसे वो बिहार और महाराष्ट्र में चला रहे थे वैसे ही बंगाल में चला रहे हैं. But वही बात है कि ममता बनर्जी starts with a 40% vote share. She starts with a 40% vote share. बीजेपी का तो बेस्ट केस सिनेरियो 40%. तो वो 5-10% का जो स्विंग है, वो भद्र लोग, बंगाली है, अर्बन बेल्ट है, इफ दे रियली रिजेक्ट ममता बनर्जी तब कुछ हो सकता है. मतलब आप ये देख लीजिए, फॉर टीएमसी टू विन 6 out of 10 Muslims have to come together to vote for her. For the BJP to win 9 out of 10 Hindus have to come together. पर ओवैसी का आना और वो जो बाबरी मस्जिद बना, ये ना ये किसी दिन एक स्टडी होनी चाहिए. ओएसी है, ये ओएसी वाला जो एक फैक्टर है ना, मीडिया हाइप कर देती है, अब नहीं चलता. मैं सीमांचल एरिया में जो पास में है वेस्ट बंगाल का सीमांचल एरिया जो टच करता है बिहार का, हाँ. उधर उधर तो इफेक्ट आ सकता है. ओवैसी वहां सकता है. बट वही है ना, एन ब्लॉक वोटिंग हो रही है ना. अब वहां पर अगर उनको टीएमसी का कैंडिडेट दिखेगा, एआईएम का दिखेगा, वो किसको जिताते हैं ऑन अ गिवन डे? ये तो
महाराष्ट्र में भी हुआ था ये चीज। सी, Muslims do not vote to elect their favorite party. They vote to defeat the BJP. Please understand. मैं बार बार ये कहता हूँ, आप लोग सोचते हो मुस्लिम्स किसके साथ है, वो किसके साथ हैं वो जरूरी नहीं है, वो किसके खिलाफ है वो ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली ठीक है, जहां बीजेपी को नुकसान होता है वहां सामने ओवैसी खड़ा हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, टीएमसी का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट इफ दे लुक एट टीएमसी, दे सी ममता बनर्जी, दे सी चीफ मिनिस्टर, दे कैन लॉबी अराउंड, वहां सारा फर्क आ जाता है ना। और ओवैसी को वोट दे देंगे आपने, चलो दे दिया, वहां टीएमसी का कैंडिडेट वीक है या कोई लोकल डायनामिक्स ऐसे आपने दे दिया, उनको भी पता है ओवैसी सरकार नहीं बना सकता, ना वो किंग मेकर बन सकता है, तो व्हाट्स इज द पॉइंट। इतनी अक्ल है इन लोगों को, इवन पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड इलिटरेट। Oh, they're very smart. No, no, no. See, and I don't want to be, misinterpreted. So I'm saying this again and again. I mean no disrespect here, but Muslims, the way they vote strategically, collectively, and very aware of how they are. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में धुले एक जगह है, वहां पर एक असेंबली थी, वहां पर मुसलमानों ने 90% ऑफ देम वोटेड फॉर द कांग्रेस टुगेदर एंड इवेंचुअली द कांग्रेस वन दैट लोकसभा से। 3-4 महीने बाद उसी जगह पर होता है आपका असेंबली इलेक्शन। उसी असेंबली में जिसने धुले की लोकसभा कांग्रेस को दी, कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं पड़ते, किसी और मुसलमान कैंडिडेट को पड़ते हैं। एक 90-95% वोट ट्रांसफर हो जाता है, बट दे आर नॉट लुकिंग टू help the Congress or that candidate. Their agenda is the same, defeat the BJP। ये मालेगांव सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। तो मालेगांव सेंट्रल पे अगर आप लोकसभा का रिजल्ट उठाओ, उसमें कांग्रेस को सारा मुसलमान वोट गए। असेंबली का वोट उठाओ, कोई रीजनल पार्टी है, मतलब नॉट इवन अ प्लेयर, ऐसी कोई फ्रिवलेस रीजनल पार्टी, उसको गया। तो बार बार बात यही आती है दैट दे आर वोटिंग टू डिफीट द बीजेपी। अब उसमें टीएमसी को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वहाँ प्राइमरी पार्टी है, तो हो रहा है। आज शायद कांग्रेस थोड़ी अच्छी पोजीशन में होती तो कांग्रेस का कैंडिडेट टक्कर दे देता, बट फॉर नाउ इट्स द टीएमसी। तुषार, अगर जैसे संभाजी आप उसकी अगर देखो, उसमें मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, नियरली आई थिंक 65% या 67% मुस्लिम, पर हिंदू कैंडिडेट जीता वहां पे क्योंकि हिंदू सारे बाहर निकले वोट करने, तो वो सही है। कि अगर हिंदू बाहर निकले चाहे तो इट कैन चेंज द होल सिनेरियो। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कभी जीत ही नहीं सकते वहां पर, बट वोट तो करना पड़ेगा ना। हम अब आप और मैं जैसे हम बात करते रहे, हम वोट करने ना जाए, हमारी बातों का फिर क्या फायदा। इट्स दैट सिंपल। यू एंड आई माइट डू 10,000 पॉडकास्ट इन 5 years, बट ऑन दैट डे दैट कम्स वंस इन 5 years, वी हैव टू गो आउट एंड वोट। अच्छा, बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, पता नहीं आप बोलना चाहोगे उसके बारे में। लास्ट टॉपिक यार, यूसीसी का ना हो गया ना, अभी स्टे हो गया। ये मैं आई एम सॉरी टू से, लेते रहेंगे 25 यूजीसी का एक बिल है ये which is पॉलिसी pending। ये स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, उसको स्टे लेते रहेंगे। तो इट वाज अ बैड पॉलिसी, इट गॉट स्टेट। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पॉलिसी को उनको रेजिस्ट करना होता, सेंटर कर लेता। ये चीज लोग शायद ये पैटर्न्स नहीं देखते हैं। इफ द सेंटर रियली वांट्स टू डिफेंड द पॉलिसी इन द सुप्रीम कोर्ट, इट डज। वक्फ के साथ देखो कैसा डिफेंस दिया सेंटर ने, कंपेयर इट विद यूजीसी। दुख ये है, ये कुछ लोगों ने इस पूरे इशू को एक ट्रिगर पॉइंट बना लिया टू कैंपेन फॉर द कांग्रेस। मतलब आप सारे ये कह रहे हो, आई डोंट थिंक सो, नहीं कुछ मैं नहीं कह रहा, सबने। no, but I would like to defend them because I would like to defend them. Yeah. This thing, what I feel is, अगर यूजीसी के लिए हमारे जैसे लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट किया उसको, मतलब मैंने तो कोई गालियां नहीं निकाली, कुछ नहीं निकाला ऐसे, पर अगर किसी ने गाली, और ये गाली निकालने की और डिफेंड यूजीसी के अगेंस्ट बोलने के लिए नॉट कि कांग्रेस का एजेंडा लेके वो आए हैं। इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से बीजेपी के आईटी सेल ने रिएक्ट किया एंड जिस तरीके से उन्होंने, आपको ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग, वो वहीं पे खत्म हो जाए। अगर ये नहीं बोलते लाते मारेंगे, जूते मारेंगे, ये करेंगे, और नो हाँ, वो पिक गए कांग्रेस पे दलाली कर रहे हैं। यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस एंड यू आर सेइंग दिस टू अ पर्सन लाइक मी आल्सो। आई डोंट थिंक सो मैं कहीं से कांग्रेस के साथ दलाली करने के लिए, तो इसमें नहीं वो तो देखो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो दोनों तरफ के आईटी सेल्स के नहीं, ना वो कांग्रेस के ना बीजेपी के, वो बस बीच में अपनी गंगा, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ठीक है ना। बट आपको ये समझना होगा, यूजीसी एज अ पॉलिसी इट्स फ्लॉड। people in the policy circles also understand कि हाँ ये गलत है, and it's got to stay. I don't think it's going to happen. दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको रूल आउट किया, बहुत एक इंटेलिजेंट रीजनिंग थी उनकी, कि हमने देखा कि जनरल वर्सेस रेस्ट ऑफ द कास्ट है। वो कह रहे हैं अगर आज एक ओबीसी के 3 बच्चे हैं, आपस में भिड़ गए, एक यादव है, एक नॉन यादव ओबीसी है, कोई तीसरा एक और ओबीसी है, आप उसमें कैसे गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कैसे करोगे। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग एक ये नहीं थी कि जनरल वर्सेस रेस्ट ऑफ द कास्ट, वो कह रहे थे विद इन एससी ऑल्सो। अगर कोई एक
एससी है उसका दूसरे एससी से हो जाता है, आप कॉलेज कैंपस पे कैसे सॉर्ट आउट करोगे आपके इक्विटी स्क्वाड्स? एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, देखिए पॉलिसीज बेकार बन जाती हैं, ये तो चलो पॉलिसी नहीं थी, कोई एक्ट भी नहीं था, ये तो एक 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट था। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ चेक्स एंड बैलेंसेस, दैट्स वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, गुड और बैड। दैट एंटायर गाइडलाइन, यूजीसी गाइडलाइन वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड आल्सो। ये इक्विटी स्क्वाड्स वाली नॉनसेंस जो है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिस्टेंट, राइट? तो ये तो कभी पास होना ही नहीं था। बट इस पे ह्यू एंड क्राई, वो अच्छी बात है, सरकार को अपना पर्सपेक्टिव दिया लोगों ने, अच्छी बात है। और जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने भी इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव लिखा था कि ये तो कास्ट कार्टेल्स बना रहे हो कैंपसेस पे, ये काम नहीं होना चाहिए। तो पीपल हैव वर्ड, बट माय कंप्लेन इज अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टीज, हु आर जस्ट हियर फॉर द क्लिक्स एंड व्यूज, हु हैव एक्चुअली नो सीरियस क्रिटिसिज्म और ओपिनियन ऑन दिस एंटायर फ्रेमवर्क और हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड और व्हाई शुड बी दिस। वो बीच में जो एक अपना एजेंडाज अलग चला रहे हैं, मैं भी उनकी पार्ट, उनसे मेरी कंप्लेंट है। बट एज अ पॉलिसी आई थिंक इट्स फ्लॉड एंड आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट विल गो बैक टू इट। और ये जो एससी एसटी आपसे बात करते-करते अब आई है। अब ये जो आप देख रहे हो एससी एसटी का जो एक्ट है वो मिसयूज़ हो रहा है। लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। इसके लिए जब सरकार कुछ करेगी मतलब ये इसके लिए ऐसा होता है। इसके लिए आपको देखो पॉलिटिकल बाइपार्टिsanship चाहिए, क्योंकि एससी-एसटी एक्ट में क्या है ना, ये चीजें ऐसी हैं, आप एक हेडलाइन लाओगे मिसयूज की, सामने वाला लेगा उसकी ऑपरेशन की। दिस इज अ वेरी वेरी डाइसी स्लो फ्रॉम अ पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव। पॉलिसी मेकिंग के अब वही है ना, अब आप उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां आप कह दोगे देखो ऑपरेशन हो रहा है, दूसरे में मिसयूज हो रहा है, और दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। दैट इज वेयर, बट अगेन आई डोंट थिंक एनी लॉ शुड बी सो ड्रेकोनियन दैट वहां पर बेल भी ना मिल पाए। एससी एसटी एक्ट जैसे यूएपी एनएसए अलग चीज है, बट देयर इज सर्टेनली रूम टू डाइल्यूट द एक्ट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसको डाइल्यूट करोगे, वी नीड दैट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो बिटवीन द पार्टीज, वो नहीं है। आज मैं कह रहा हूँ भाजपा शायद चाहती भी होगी इसको डाइल्यूट करना, कि थोड़े जो प्रोविजन है उनको कम करा जाए, उनको ईज करा जाए। सुसाइड है ना, पॉलिटिकल सुसाइड। हाँ, पॉलिटिकल तो सुसाइड है। अब ये बात अच्छी लगे बुरी, आप वही लोग कहते हैं बीजेपी करके दिखा, बीजेपी कर देगी। बीजेपी तो रिजर्वेशंस पे भी बात करना शुरू कर रही थी 24 से पहले, आरएसएस करना शुरू कर रही थी, परिणाम देखा ना आपने उसका। होता क्या है, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी जैसे ना बीजेपी पे डाल देते, आप देखो आप करो रिजर्वेशंस का। रिजर्वेशंस इज नेवर गोइंग टू बी a single party thing. Whenever they are diluted, going to be a bipartisanship model. So hopefully we come to that, but अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। But again, having said that, SC/ST Act, some provisions they really need to be diluted. Thanks so much. Thank you. Thank you. Thank you.